हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन्वेस्टिगेशन के कुछ सेक्शंस के रेफरेंस ले लिए थे। आज हम डिटेल में वन बाय वन सारे सेक्शंस को रीड आउट करेंगे कि कौन से सेक्शन में किस अथॉरिटी के पास पावर है, कैसे काम कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो हमने टोटल 5 इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कल की क्लास में बात की थी। तो सबसे पहला सेक्शन 210 जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी। इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी। मैंने आपको कल बताया था कि इन्वेस्टिगेशन का जो पावर है वो आरओसी के पास बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आरओसी का कोई लेना देना नहीं है। जब हम इंक्वायरी इंस्पेक्शन तक बात कर रहे थे वहां तक आरओसी के पावर्स थे। अब पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 2 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो खुद से में ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अगर एनसीएलटी ट्रिब्यूनल ने बोल दिया है तब तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कराना ही पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन, कंपलसरी हो जाएगा, शैल गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे 2 अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे। तो सेक्शन 210 कभी भी अकेले नहीं पढ़ा जाता, हमेशा अलॉन्ग विद 213 पढ़ा जाता है। तो हम बीच के सेक्शन 211, 212 जो SFIO के सेक्शंस हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के कंसर्न में, वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम नॉर्मल सेक्शंस जो है वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 210, ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी may be given by central government. May be given. What word is being used? May. मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है। और दूसरा क्या है? shall be given by central government. तो whatever the cases there, ये तो हमें समझ में आ गया कि order shall be given by central government only. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई भी दूसरा ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। तो जब भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होगा अंडर सेक्शन 210, तो वो ऑर्डर कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करेगी। अब इसमें 2 कॉन्सिक्वेंसेस है, मे एंड शैल। अब मे डिस्क्रिप्शन कब आएगा? नंबर 1, ऑन रिसिट ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 208। ये सेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 208। तो 208 में हमने क्या पढ़ा था कि रिपोर्ट बना के दी थी इंक्वायरी इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग किया था और उसमें उनने ये बोला था, रेकमेंड किया था कि अभी सिर्फ इंक्वायरी इंस्पेक्शन से काम नहीं चलेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इंस्पेक्टर ने ऐसा कोई रिपोर्टिंग बना के दिया है, रजिस्ट्रार ने ऐसा रिपोर्टिंग बना के दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अग्री करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर इशू कर देगा। लेकिन अगर सीजी को लगता है कि रिपोर्ट में ऐसे ही रिकमेंडेशन दिए हैं इन्होंने, ऐसे कोई खास वजह नज़र नहीं आ रही है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑर्डर करेगा। बट इन जनरल इनकी रिपोर्ट को सीधे से लिया जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर कोई ऐसे फालतू में टाइम पास तो नहीं करेंगे ना। तो अगर ऐसी कोई रिपोर्टिंग करता है तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगा। सेकेंडली, स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड। एसआर कौन पास करेगा? कंपनी के मेंबर्स। जिस कंपनी में कांड हो रहा है उसके मेंबर्स को लग रहा है कि इस कंपनी में कुछ कांड चल रहा है, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स मैनिपुलेशन कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। ऐसा सोच के मेंबर्स ने आपस में मिलकर के क्या पास कर लिया? एसआर। और एसआर पास करके किसको बोल दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया कि हमारी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कराओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ठीक लगता है तो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, कंपल्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेंबर्स ने एसआर पास कर गया और उठा करके सीजी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर ही देगा। डिस्क्रिप्शन है अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर्कमस्टांसेस सो वारंट, माइट भी हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी है कि मेंबर्स बिना फालतू में मजे ले रहे हो सकता है डायरेक्टर से कुछ ग्रजेस हो, कुछ रेस्पेक्टिव क्लास से कुछ ग्रजेस हो, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा एसआर पास करा करके इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर के लिए अप्लाई किया हो। तो वहाँ पे सीजी अपना ब्रेन यूज करता है, वहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन चलेगा। या फिर तीसरा केस क्या हो सकता है? पब्लिक इंटरेस्ट में सीजी को खुद को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो होना ही चाहिए। मतलब ना तो इंस्पेक्टर ने कोई रिपोर्ट दिया, ना ही कोई एसआर पास हुआ, स्टिल उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि
पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में तो कुछ भी काम किया जा सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो कौन कौन से 3 कॉन्सिक्वेंसेज हुए? नंबर 1 दैट इज 208 की इंस्पेक्टर रिपोर्ट, नंबर 2 SR एंड नंबर 3 इज पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इन तीनों कॉन्सिक्वेंसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन। देन अब शेल कब आएगा भाई? जब ट्रिब्यूनल ने बोल दिया, तब तो फिर ऑप्शन है ही नहीं, पता कहानी खत्म है। कोर्ट या ट्रिब्यूनल कब बोलते हैं? जब कोई केस वेस चला होगा, उसमें सुनवाई हुई होगी और सुनवाई के फाइनल कंक्लूजन में उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। इसका मतलब कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने भावुक होकर कुछ डिसीजन नहीं दिया है, उन्होंने फाइनल कंक्लूड करके डिसीजन दिया है। तो वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, तो डेफिनेटली यहाँ पे अब सीजी के पास ना ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है, मैंडेटरी है, तो यहाँ पे कंपल्सरली कंपल्शन है, कंपल्सरीली उनको ऑर्डर इशू करना ही पड़ेगा। एनसीएलटी भी देखो कितना महान है, खुद ऑर्डर इशू नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन का, मतलब चैनल के थ्रू काम हो रहा है। एनसीएलटी किसको ऑर्डर दे रहा है? सीजी को बोल रहा है कि सरकार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कराओ। वैसे भी हमेशा एनसीईआरटी या कोर्ट ना खुद से कोई ऑर्डर नहीं देते हैं, हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर उन इंस्ट्रक्शन के थ्रू काम करवाया जाता है बाय द अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाएगी। कैसे करवाएगी? देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट one or more person as inspectors, one or more persons as inspectors to investigate into the affairs of the company, to investigate into the affairs of the company। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से खुद थोड़ा ना करने जाएगी, मिनिस्ट्री खुद ही उठ के पहुंच गई ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री किसको अपॉइंट करने वाली है? इंस्पेक्टर्स को। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन कौन करेंगे? इंस्पेक्टर्स ही करेंगे। जिनको सीजी ने यहाँ पे नॉमिनेट किया होगा वो इंस्पेक्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडिंग कंप्लीट करेंगे। सच इंस्पेक्टर शैल रिपोर्ट देयर ऑन इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। और फाइनली ये इंस्पेक्टर्स अपनी रिपोर्टिंग किसको करेंगे? सीजी को ही करेंगे। भाई सीजी ने अपॉइंट किया तो सीजी को रिपोर्टिंग जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे। सबसे पहले क्या हुआ होगा? सीजी के पास या तो कोई रिक्वेस्ट आई होगी, रिक्वेस्ट किससे आई होगी? मेंबर्स से या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के थ्रू, है ना? या फिर सुओ मोटो लगता है इसको पब्लिक इंटरेस्ट में, सुओ मोटो लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में, या फिर ऑर्डर आया होगा, है ना? ऑर्डर कहाँ से? एनसीएलटी से। इनमें से कोई भी केस है तो सीजी फाइनली लग रहा है कि हाँ यार इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो सीजी क्या करेगी? अपॉइंट करेगी, इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी, वन और मोर। ये जो इंस्पेक्टर्स हैं फाइनली ये लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन। और इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्टिंग भी किसको की जाएगी? सीजी को ही की जाएगी। बताओ, कोई परेशानी? समझ में आया सेक्शन? लैंग्वेज देख लें इसकी। लेट्स सी द लैंग्वेज। वेरी सिंपल लैंग्वेज इज गिवन सेक्शन 210 के अंदर। हमने जो भी पढ़ा वैसी ही लैंग्वेज दे रखी है, तो मैंने हर सेक्शन से पहले उसकी लैंग्वेज को ब्रेक किया है, उसके बाद ही हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो याद हो जाएगी फटाफट से। देखो, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी on receipt of report of registrar or inspector under section 208, on intimation of special resolution passed by the company that the affairs of the company ought to be investigated, या फिर in public interest। क्या ये तीनों मामले में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? राइट, ठीक है। it may order an investigation into the affairs of the company, it may। तो पहला जो हमारा सबसेक्शन है that is in regard of discretionary power of the CG। Where subsection 2 बोलता है where an order is passed by the court or tribunal, where an order is passed by court or tribunal in any proceeding before it, the affairs of the company ought to be investigated। तो ought to be investigated मतलब
ऐसा बोला अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। लैंग्वेज एकदम क्लियर है क्या? कोई परेशानी किसी को लैंग्वेज में? एंड देन व्हाट इट सेज, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, सबसेक्शन 3, central government may appoint one or more persons as inspector to investigate into the affairs of the company and to report thereon in the manner as the central government may direct। तो पूरा हूबहू जो इसकी लैंग्वेज है वो हमने as it is ऑलरेडी कवर कर ली है, तो वही सेम 3 बातें यहाँ पे दे रखी है, may, shall एंड देन फाइनली अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स। इस सेक्शन 210 में किसी को कोई परेशानी आ रही है क्या? पक्का याद हो गया सबको अच्छे से? अब यहाँ पे ना ये शैल कब हुआ था? जब ऑर्डर आया था। अब एनसीएलटी को बैठे बैठाए कोई ऐसा सूझेगा कि ऑर्डर दे दिया उसने? मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना एनसीएलटी को। अरे थोड़ा ना कि अचानक सपना है, ओह एनसीएलटी का जो जज है उसको सपना है अचानक से यार इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कराना है और ऑर्डर उठा के दे दिया। मतलब कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस रहे होंगे वहाँ पे, कोई ना कोई केस चल रहा होगा, किसी ने एप्लीकेशन लगाई होगी एनसीएलटी को। तो ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हम कौन से सेक्शन में कवर करेंगे? 213 में। 213 में। तो लेट्स सी व्हाट इट सेज। सेक्शन 213, इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर्स ऑन एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर्स और अदर पर्सन्स। इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स कब? जब एनसीएलटी के पास क्या आई थी? एप्लीकेशन। किसने फाइल की थी? मेंबर्स ने फाइल की थी या फिर अदर पर्सन्स ने की थी। मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ मेंबर्स और अदर पर्सन्स भी फाइल कर सकते हैं। अब देखो सुनना, ट्रिब्यूनल में ऑर्डर। अच्छा यहाँ पे शैल वर्ड यूज हो रहा है क्या? अभी ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन जब आती है तो उसकी सुनवाई करने के बाद फाइनल कंक्लूजन में जब भी ऑर्डर इशू करेगा ट्रिब्यूनल, तो वो तो ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिप्शन है ना कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। फिर अगर ट्रिब्यूनल ने अगर ऑर्डर इशू कर दिया तो सीजी के लिए कंपल्शन बन जाएगा, है ना। अभी तो ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिप्शन है कि उनको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर इशू करना भी है कि नहीं करना, ठीक है। तो सुनो, ट्रिब्यूनल में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय। अब देखो किन किन की एप्लीकेशंस आ सकती हैं। नंबर 1, पहला केस, इसमें अलग अलग टाइप की कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं पहले? हैविंग शेयर कैपिटल। तो कितने लोग हैं जो एप्लीकेशन लगा सकते हैं? नंबर 1, नॉट लेस देन 100 मेंबर्स, नॉट लेस देन 100, या फिर मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ऐसी लिमिट कहीं पड़ी है क्या? पड़ी है डिपॉजिट्स में, सेम लिमिट है। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 100 और 1/10, ऐसा कुछ था। अच्छा, तो 100 तो नंबर्स में हो गया और वोटिंग पावर के कंसर्न में कितना? 1/10। वेयरएज अगर कंपनी दूसरी है, कौन सी वाली है? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो यहां पे लिमिट कितनी है? नॉट लेस देन देखना कितना? 1/5, सेम लिमिट थी वहां पे, ये भी 1/5 ऑफ द पर्सन्स ऑन कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर। ये भी नंबर की बात कर रहा है क्या? डिपॉजिट्स में यही लिमिट थी, सेम 1/5 नंबर, ओके। अच्छा एक बात बताओ, मेंबर्स है मेंबर्स, अगर वो एसआर पास कर लेते हैं तो डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं? सीजी के पास। डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं? सीजी के पास। कौन से सेक्शन में? 210 में। लेकिन अगर एसआर पास नहीं करवा पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10% मेंबर्स है, 15% मेंबर्स है और उनको लगता है, तो बोलते हैं यार एसआर पास करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो डायरेक्टली किसको एप्लीकेशन लगा सकते हैं? ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल उनकी सुनवाई करेगा और देन उसके बाद वो सीजी को ऑर्डर दे देगा। ठीक बात है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेस टू कॉन्सिक्वेंसेस डिफर करेगा कि पर्सन्स कितने हैं और वो किसके पास गए थे। अच्छा, कंपनी में कांड हो रहा है, इसके लिए क्या सिर्फ मेंबर ही अवेयर हुए, बाकी लोग अवेयर नहीं हो सकते क्या?
हो सकते क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो क्या अदर पर्सन्स नहीं बोल सकते? बोल तो सकते हैं। या फिर एप्लीकेशन मेड टू इट बाय एनी अदर पर्सन। अच्छा, सेक्शन 210 क्या अदर पर्सन्स को पावर देता था? नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ मेंबर्स के पास पावर था, वो भी एसआर वाला, दैट्स इट। अगर अदर पर्सन्स को इन्वेस्टिगेशन कराना है तो उनको कौन से चैनल के थ्रू आना पड़ेगा? कोर्ट या ट्रिब्यूनल के चैनल के थ्रू ही आना पड़ेगा, और कोई रास्ता उनके पास है नहीं। क्रेडिटर्स है या फिर अदरवाइज कोई स्टेक होल्डर्स है, तो अगर वो चाहते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन कराओ तो वो भी जा सकते हैं। If it is satisfied that there are circumstances suggesting investigation। यहाँ तक कहानी समझ में ही सबको? सुनो क्या हुआ। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाली थी, तो कितने लोग पहुंचे? या तो 100 या 110 वोटिंग पावर वाले। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली थी, 1/5 और टोटल मेंबर्स पहुंचे। इवन मेंबर्स का होना जरूरी भी नहीं है, दूसरे लोग भी जा सकते हैं। कहाँ पहुंचेंगे? एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी के पास पहुंच गए तो एनसीएलटी में क्या होगी? सुनवाई होगी। और द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट वन और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन्स एज इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और अगर सुनवाई के बाद एनसीएलटी ने ऑर्डर इशू कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन होगा, तो सीजी इज बाउंड टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स बाय अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर्स। और ये बात कौन से सेक्शन की है? 210 में पढ़ लिया हमने, इसलिए दोनों सेक्शन हमेशा साथ में पढ़ जाते हैं, 210 और 213। अलग अलग पढ़ोगे ना इंडिपेंडेंटली तो लगे ये क्या हो गया। तो ये कॉजेज बताता है कि एनसीएलटी कब ऑर्डर इशू करेगा, और 210 कॉन्सिक्वेंस बताता है कि ऑर्डर के बाद क्या किया जाएगा। यहां तक किसी के दिमाग में कोई शक आ रहा है क्या? एकदम अच्छे से क्लियर? क्या बात है, सब एकदम जीनियस बच्चे हैं, एक बार में सब समझ में आ जाता सबको। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अभी मैं लैंग्वेज पढ़ रही हूँ सेक्शन की, सिंपल सी लैंग्वेज है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। द ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय, जल्दी बोलो, नॉट लेस देन या मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 इन केस ऑफ कंपनी, या फिर नॉट लेस देन 1/5 of persons on the company register of member in case company having and supported by such evidence। obviously आप petition लगा रहे हो तो evidence तो देने ही पड़ेंगे, है ना। as may be necessary for purpose of showing that application have good reasons for seeking an order for conducting an investigation into the affairs of the company। और on an application made to it by any other person, any other person, A में तो members की बात थी, अब B में क्या हो रहा है? any other persons। otherwise if it is satisfied that there are circumstances suggesting that, कौन circumstances है? that business of the company is being conducted with intent to defraud its creditors। बाप रे बाप, fraud creditors के साथ कतई अलाउड नहीं होगा, members के साथ, या any person or otherwise for fraudulent unlawful purpose in any oppressive manner to any of its members or that company was formed for any fraudulent या unlawful purposes। दो बातें बोली, या तो कंडक्ट फ्रॉडुलेंट है या फिर इनकॉर्पोरेशन ही फ्रॉड करने के लिए हुआ था। अब फ्रॉड किसके साथ कर सकते हो भाई? क्रेडिटर्स के साथ, मेंबर्स के साथ, कंपनी के साथ, इनके साथ ही तो होता है। तो जो भी कंपनी से कनेक्टेड लोग हैं उन सबके साथ, किसी के साथ भी फ्रॉडुलेंट, ऑपरेसिव, अनलॉफुल काम करने का सोच रही है कंपनी, कर रही है कंपनी, तो इन दैट केस इन्वेस्टिगेशन अदर पर्सन से कहने पर भी अनाउंस हो सकता है। पर्सन कंसर्न, इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स हैव इन कनेक्शन देयर विद बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड। कौन से लोग? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाले लोग, मतलब प्रमोटर्स फॉर्मेशन में कांड किए थे, है ना, या फिर मैनेजमेंट, मिसफिसेंस या अदर मिसकंडक्ट टूवर्ड्स द कंपनी या टूवर्ड्स एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, या फिर
The members of the company have not been given all the information with respect to affairs which they might reasonably expect, including information relating to the calculation of the commission payable to a managing or other director or manager of the company. 3 बातें बोली, तीनों में अल्टीमेटली घूम फिर करके बात क्या आ रही है? डिफ्रॉड की, फ्रॉडुलेंट, अनलॉफुल। पहले केस में बिजनेस, दूसरे केस में कौन से पर्सन जो फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट में इन लोग इन्वॉल्व है वो फ्रॉड कर रहे हैं, और तीसरे कंसर्न में इंफॉर्मेशन वगैरह जो दी जानी चाहिए थी वो हाइड कर ली गई है, ऐसा कुछ। तो अदर पर्सन्स भी क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर सकते हैं। अच्छा, मेंबर्स के केस में इतना पेचीदा बात बोली थी क्या? मेंबर्स को इतना कुछ प्रूफ करने की जरूरत है क्या? मेंबर्स में तो डायरेक्ट नंबर दे दिया, इतने मेंबर्स आके बोल दो भाई कि डेट्रीमेंटल हो रहा है काम, बस थोड़ा बहुत एविडेंस तो देना पड़ेगा, वो ठीक है, लेकिन अदर पर्सन आते हैं तो काफ़ी कुछ प्रूफ करना पड़ता है ना। देन ऑर्डर, आफ्टर गिविंग ए रीजनेबली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड to the parties concerned that the affairs of the company ought to be investigated by an inspector or inspectors appointed by the central government। तो यहाँ पे पार्टीज की सुनवाई करके ऐसा ऑर्डर ट्रिब्यूनल में इशू, और यहाँ पे ऑर्डर में क्या बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड इंस्पेक्टर्स इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड वेयर सच ऑर्डर इज पास्ड, Central government shall appoint one or more competent persons as inspectors to investigate into the affairs of the company in respect of such matters and to report thereupon to it in such manner as the central government may direct। तो ये बात तो सिंपल है, अगर ऑर्डर आ गया तो सीजी इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करेगी और उनको डायरेक्ट करेगी कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, और देन उसकी रिपोर्टिंग भी सीजी को ही की जाएगी। सेक्शन 213 से लेकर के 210 तक के प्रोविजन एकदम क्लियर है क्या? अब दोनों सेक्शंस की कनेक्टिविटी क्लियर है ना? एक बार कनेक्टिविटी बताऊं वापस से। 210 में कौन ऑर्डर दे रहा है? ऑर्डर देता है ना? सीजी का ऑर्डर आता है इन्वेस्टिगेशन का। अच्छा, जहां पे भी हम बात करें में, तो दिस सेक्शन सोनली बिलोंग्स टू 210 ओनली, 210। लेकिन जैसे ही मैं शैल वर्ड यूज करती हूं तो यहां पे कौन सा सेक्शन का अट्रैक्शन आता है? 213 का, क्योंकि सेक्शन 213 के बिना ये शैल के ऑब्लिगेशन अराइज ही नहीं होते। ये शैल कब हुआ? ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एनसीएलटी। और ये कब आया? एप्लीकेशन इनके पास आई, या तो मेंबर्स की या फिर अदर्स की। मेंबर्स के केस में भी 2 कॉन्सिक्वेंसेस थे, हैविंग कैपिटल और नॉट हैविंग कैपिटल, ठीक है ना। और मे के केस में कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे? 3। एक तो सेक्शन 208 की रिपोर्ट, 208 लिख दे तो याद रहेगा, एक एसआर और एक पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। इन दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस में क्या किया जाता है? इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, इंस्पेक्टर कितने भी हो सकते हैं? एक से ज़्यादा। और ये इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्टिंग हमेशा किसको करेंगे? सीजी को, चाहे सेक्शन 210 में अपॉइंट हुए हो 213 में, इनको रिपोर्टिंग तो सीजी को ही करनी होगी। आया समझ में सबको? श्योर है? ठीक है, आगे बढ़े। इफ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट इज प्रूव्ड दैट अब क्या प्रूव हो रहा है? देखो, फाइनली पता चल रहा है कि कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स, members or any other persons or otherwise for a fraudulent या unlawful purpose, या that the company was formed with fraudulent या unlawful purpose। जिस बात का डर था वही हुआ, जिस बात का हमें शक था वो प्रूफ हो गया है। या फिर any person concerned in the formation of company या management of its affairs have in connection therewith been guilty of
फ्रॉड। और जब फ्रॉड होता है तो कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है? 447 अट्रैक्ट होता है। 447 हम घोट घोट के पी चुके ऑलरेडी बहुत अच्छे से, हमें बहुत अच्छे से बढ़िया ढंग से हमें इसकी पनिशमेंट भी याद है। कोई मुझे बता सकता है 447 का पनिशमेंट क्या है? 447 का पनिशमेंट, हाँ वही, से ज़्यादा है, उतना या उससे ज़्यादा, बिल्कुल सही बात है। तो ओके, एंड फाइन भी है कितना? हाँ ठीक बात है। और अगर इससे लेसर वाला अगर कोई फ्रॉड इन्वॉल्व है तो हाँ, और है कि एंड है? और वहाँ पे फाइन कंपल्शन नहीं था, है ना, और था ऑल्टरनेटिव में। तो 447 का अट्रैक्शन आता है, और वो 447 का अट्रैक्शन यहाँ पे आ गया क्योंकि फ्रॉड प्रूफ हो चुका है। तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट एंड द पर्सन कंसर्न इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी या मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर शैल बी पनिशेबल फॉर फ्रॉड इन द मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 447। 447 के दो सेक्शन इस चैप्टर में आ चुके हैं ऑलरेडी। पहला सेक्शन कौन सा है? तो 206। अभी कौन सा सेक्शन है? 213। 206 में भी 447 का अट्रैक्शन आया था, और 213 में भी 447 का अट्रैक्शन आ गया क्योंकि प्रूफ हो गया है कंपनी ने क्या किया था, फ्रॉड। इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ हो गया, वहां पे इंक्वायरी इंस्पेक्शन में प्रूफ हुआ था। इज दिस ओके टू एवरीवन? यहां तक की कहानी सबको क्लियर? ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। 214। अच्छा, अब 214 कोई इन्वेस्टिगेशन का टाइप नहीं है, इट इज अबाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट। सुनना ध्यान से। 214 बोलता है कि हम क्या मंगाएंगे? सिक्योरिटी मंगाएंगे। काय के लिए मंगाएंगे? इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस के लिए मंगाएंगे। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर किसने दिया था? सीजी ने, ठीक है। अच्छा, सीजी ने जब ऑर्डर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना अभी आप लोगों को? अभी सेक्शन 210 में कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे हमने, एक बार रिकैप करके बताओ फटाफट से। पहला कब बोला था? जब इंस्पेक्टर ने सेक्शन 208 में रिपोर्ट बना के दी थी। अब मुझे ये बताओ, लॉजिकली बताओ कि अगर इंस्पेक्टर 208 में रिपोर्ट बना के दे रहा है सीजी को, तो सीजी उससे भी कॉस्ट मांगेगी क्या? इंस्पेक्टर को बोलेगी पहले पैसे जमा करो फिर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। हद हो गई, वो तो खुद ही सरकार का आदमी है, तो सरकार का आदमी सरकार से कैसे पैसे लेगा? तो इसका मतलब इंस्पेक्टर केस में तो ये अराइज नहीं होगा कॉन्सिक्वेंस। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया था, तब तो देना पड़ेगा, उन लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता ग्रजेस निकालने के लिए उन्होंने कोई ऐसा एसआर पास करा दिया तो इन्वेस्टिगेशन के लिए खर्चा वसूली तो सीजी उनसे करेगी। हाँ, लेकिन अगर उनकी इस रिक्वेस्ट से प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन प्रूफ हो जाता है गिल्टी, फ्रॉड, अनफेयर मीन्स, तो पैसा रिटर्न कर देंगे कि कितना अच्छा काम किया उन्होंने, बताया कंपनी में क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो उनका पैसा सरकार खा के नहीं बैठेगी, बोली बहुत अच्छा काम किया तुमने, तुम्हारा पैसा तुम ले जाओ वापस से। लेकिन अगर सरकार का टाइम पास कराया बिना फालतू में ही, तो सरकार बोलेगी अच्छा मतलब हमें क्या ऐसे वेल्ला समझ रखा है, हम ऐसे टाइम पास करेंगे, तो पैसा खा जाएगी सीजी, है ना। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसीलिए मंगाया जा रहा है कि ऐसा एरा गैरा कोई भी उठ के रिक्वेस्ट फाइल ना कर दे। पब्लिक इंटरेस्ट में सीजी को खुद को लग रहा है, तो सीजी खुद से ही पैसा वसूली कर ले, है ना। चलो भाई हम पैसा जमा करते हैं, हमें लग रहा है, तो क्या पता इन्वेस्टिगेशन में प्रोसिक्यूशन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली नॉट। आप खुद से कोई काम करते हो तो खुद से थोड़ा ना वसूली करते हो, समझ में आ गया। तो कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हुआ? सेक्शन 210 1B। कौन सा अट्रैक्ट हुआ? 210 1B, है ना। अच्छा, दूसरा था कौन सा वाला? 213 के अंदर इन्वेस्टिगेशन एनसीएलटी ने ऑर्डर इशू किया,
है ना। अच्छा, एनसीएलटी ने जब ऑर्डर इशू किया तो उन्होंने तो किसी ना किसी के कहने पे ही किया था, खुद से सुमो मोटो तो कभी नहीं किया था। तब तो पैसा मंगाना ही पड़ेगा, तब तो मंगाना ही पड़ेगा। तो एनसीएलटी के ऑर्डर पे अगर हो रहा है तो डेफिनेटली पैसा मंगाया जाएगा, डेफिनेटली। तो देखो, वेयर एन इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर बाय whom? CG इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 210(1)(b। अब इसे ना सेक्शन याद ना रहे तो ये तो याद रहेगा ना, SR पास्ट, वो याद रख लेना, है ना। सेक्शन नहीं याद रहे तो SR लिख देना, या फिर बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 213। तो अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया तो ट्रिब्यूनल भी बोलेगा भाई तुम्हारे कहने पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पैसा रखाओ। तुम पैसा रखाओगे तो ही हम सीजी को बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करे। तुम पैसा नहीं रखाओगे तो कोई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर, अच्छा क्या लिखा है यहाँ पे, मे लिखा है ना, मतलब ऐसे जरूर थोड़ा ना कि पैसा रखाया ही जाएगा। अगर उनको जस्टिफाइड रीजन लग रहा है, प्राइम ऑफ ऐसी लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो ठीक है, बिना पैसा रखवाए हुए भी काम हो सकता है। लेकिन लगता है कि पता नहीं डाइसी मामला है, 50-50 हो सकता है कि सिर्फ ग्रेजेस निकाले जा रहे हैं, या हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी हो। ऐसा कुछ है तो वो डिस्क्रिशन सीजी का है। बिफोर अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 3 या फिर 213 क्लॉज B, रिक्वायर द एप्लीकेंट टू गिव सच सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज, 25,000 रुपये। और फिर आगे क्या लिखा है, एज में भी प्रेस्क्राइब कहाँ होता है रूल्स में। इसका मतलब रूल्स पढ़ने पड़ेंगे हमें, रूल्स में देखना पड़ेगा। नॉट एक्सीडिंग 25,000 तो ये तो अपर लिमिट है, मैक्सिमम। इसका मतलब डिफरेंट केसेस में अमाउंट अलग अलग हो सकता है, बट वो मैक्सिमम अमाउंट कितना जाएगा, 25,000 जाएगा। इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता क्योंकि सेक्शन में लिखा हुआ है। फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सच सिक्योरिटी शैल बी रिफंडेड, कब, इफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इन प्रोसिक्यूशन समझते हैं? प्रोसिक्यूशन मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी उसके अगेंस्ट में, है ना। मतलब हमें प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में वो गिल्टी फाइंड हुआ, और गिल्टी फाइंड हुआ तो अब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट के लिए क्या स्टार्ट हो गया, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया। तो अगर उसके इन्वेस्टिगेशन से प्रोसिक्यूशन इनिशिएट होता है तो ये पैसा हम रिफंड कर देंगे। क्लियर? अब रूल पढ़ ले, रूल में क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। ये हमारा रूल नंबर 5 अमाउंट बताता है। अलग अलग कंपनी से केस में अलग अलग अमाउंट यहां पे दे रखे हैं। तो लेट्स सी व्हाट इट सेज, व्हाट इज द लैंग्वेज गिवन ओवर हियर। अकॉर्डिंग टू रूल 5, द कंपनीज इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी रूल्स 2014, सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर, देखो लैंग्वेज सेक्शन से चेंज नहीं हो सकती ऑब्वियसली, वहां पे भी मेन लिखा था तो यहाँ पे भी मेन होगा। ये थोड़े ना रूल में आते आते शैल कर देंगे, वो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। रूल तो सिर्फ वही चीज प्रेस्क्राइब करता है जो सेक्शन ने छोड़ी है रूल के लिए, है ना। अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 210 रिक्वायर द एप्लीकेंट टू गिव अ सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज पर द क्राइटेरिया गिवन बिलो। और क्राइटेरिया क्या है, टर्नओवर कंपनी का कितना है, अप टू 50 करोड़। छोटी कंपनी है, 50 करोड़ तक का टर्नओवर है, उसका इन्वेस्टिगेशन डिमांड किया जा रहा है, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, 10,000 मैक्सिमम। लेकिन अगर कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कितनी, 50 करोड़ से 200 करोड़ तक की वाली कंपनी, तो अमाउंट थोड़ा सा और बढ़ा दें, 15,000 रुपीज। और एक और कैटेगरी बना दे, टर्नओवर अगर 200 करोड़ से भी ऊपर हो जाए तो इन दैट केस आपका मैक्सिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना रहेगा, 25,000 रुपीज रहेगा। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज रूल्स ने बनाई है। अपर लिमिट 25,000 से ऊपर नहीं जाएगा। क्या क्या लिमिट बताई, टर्नओवर अगर कितना है, अप टू 50 CR, तो 50 से 200 कितना,
और 200 करोड़ से भी ऊपर ये कब रिफंड हो जाए? हो गया ना, रिफंड हो जाएगा जब इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इन। बाकी रेस्ट ऑफ द एंटायर लैंग्वेज इज डिट्टो सेम एज इट इज गिवन इन द सेक्शन, ओनली एज प्रेस्क्राइब वाली जो लिमिट है वो इसने टेबल बना के हमें एक्स्ट्रा में दे दी है। तो सारी लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद कर लेना। ये लिमिट तो याद करनी पड़ेगी ना टर्नओवर के बेसिस पे। ये कौन सा सेक्शन हुआ? 214 200। तो बहुत ही मस्त सा हमारा चैप्टर जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। 206 बोलता है कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन के बारे में, 207 बोलता है कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी इंस्पेक्शन के बारे में, 208 बोलता है रिपोर्ट के बारे में, 209 बोलता है सर्च एंड सीजर इंक्वायरी के कंसर्न में, 210 में कंडक्ट जो है उसके अफेयर्स जो है कंपनी के वो हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दिया। और इसी के कनेक्शन में 213 में एनसीएलटी या कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बता दिए और बोला अरे इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो तो भैया खर्चा पानी तो दे दो। वो खर्चा पानी किसके हिसाब से दे दो? 214 के हिसाब से, 214 के हिसाब से हमें क्या करना है? कॉस्ट वसूली करनी है। इजी इजी सेक्शन से सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। आगे बढ़ूँ, देखो सेक्शन 216। Now section 216, this is in regard of investigation of ownership of company। भाई साहब अब यहाँ पे ओनरशिप की बात हो रही है। 210 में हमने अफेयर्स की बात की थी, अब ओनरशिप की बात हो रही है। ओनरशिप जैसे आपको याद है आप लोगों ने सेक्शन 90 भी पढ़ा है, SBO सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर पढ़ा है। इसका ना प्राइमा फेसी टाइटल किसी और का है लेकिन एक्चुअल में राइट कोई और एक्सरसाइज कर रहा है ना भाई। जिसका राइट है वही एक्सरसाइज कर रहा है, तब तो ओनरशिप में क्या एग्जामिन करोगे? वो तो नंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ है, ये मेंबर्स हैं, इन्होंने इतना इतना स्टेक होल्ड कर रखा है। बट जहां भी बेनामी ट्रांजेक्शंस होते हैं, जहां भी ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है, जहां भी रजिस्टर होल्डर बेनिफिशियल होल्डर अलग अलग लोग होते हैं, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 89 90 अट्रैक्शन आता है कहीं भी, तो वहां पे हमें पता लगाना बहुत जरूरी है कि असल में कंपनी का ओनर है कौन। प्राइमा फेसी लोग कुछ और काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं बट एक्चुअल में उनको गाइडेंस देने वाला कोई, जैसे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो प्राइमा फेसी काम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे और डैम जीनियस भी थे, बट ही वॉज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कांग्रेस, है ना। Did he had any liberty to use his brain or use his power? I तो never saw। मतलब मनमोहन सिंह जैसा टैलेंटेड पर्सन भी वेस्टेज ऑफ टैलेंट हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ, है ना। अब ज़्यादा नामकरण भी नहीं बोलती हूँ मैं, ऐसे पॉलिटिशियन मान लेंगे लोग मुझे। आई एम तो एब्सोल्युटली नॉट अ पॉलिटिशियन पर्सन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओनरशिप की, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी के ओनरशिप को अगर हमें इन्वेस्टिगेट करना है तो कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होने वाला है? 216 अट्रैक्ट होने वाला है। अब बोलता क्या है सेक्शन, लेट्स सी। ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, ये दूसरी टाइप का इन्वेस्टिगेशन है, दूसरी टाइप का इन्वेस्टिगेशन। पहले टाइप का इन्वेस्टिगेशन हुआ अफेयर्स का, दूसरा किसका हो रहा है? ओनरशिप का, है ना। देखो ऑर्डर तो यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, 210 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर किया था। अब कैसे करेगी, क्या करेगी वो देखो। एंड रिपोर्ट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द कंपनी एंड इट्स मेंबरशिप, एंड इट्स मेंबरशिप। यहाँ पे मेंबरशिप की बात हो रही है, ओनरशिप की बात हो रही है। मे बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू determine what, who are have been financially interested in the success या failure whether real या apparent of the company। मतलब ये पता लगाओ कि कंपनी के सक्सेस एंड फेलियर से अल्टीमेटली किसको ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है।
जो लोग प्राइमा फेसी दिख रहे हैं क्या वही एक्चुअल में इंटरेस्टेड लोग हैं? देखो आज मैं इन्वेस्टर हूँ, है ना, मेरा पैसा लगा है किसी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो मेरे को सीधे डायरेक्ट फायदा होगा, कंपनी में लॉस होगा तो मुझे सीधे डायरेक्ट नुकसान होगा, है ना, मेरा पैसा डूबेगा। तो कंपनी की परफॉर्मेंस से किसको इंपैक्ट पड़ रहा है? जैसे मान लो आज मैं मेरा पैसा रोनार्क को दे दूँ और रोनार्क को बोलूँ कि मेरा पैसा इस कंपनी में फला कंपनी में लगा देना, ठीक है, रोनार्क ने वो पैसा अपने नाम से मान लो 10 करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब अल्टीमेटली कंपनी का ग्रोथ या फेलियर रोनार्क को इंपैक्ट करेगा या मुझे? ऑफ कोर्स मुझे। रोनार्क को तो कुछ कमीशन दे रही होंगी मैं जस्ट अपने नाम को यूज करने का, मैंने बोल दिया 10 करोड़ है ना, 10 करोड़ में से 10 लाख रुपए तुम्हारे, अब तुम भूल जाओ कि तुमने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, वो सारा एंटायर लुक आफ्टर मेरा है। तो इसका मतलब एक्चुअल में कंपनी के ग्रोथ या फिर डिप्रेशन से किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उन लोगों के बारे में पता लगाना। नंबर 2, या फिर who are or have been able to control or materially influence the policy of the company. That means कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, डिसीजन मेकिंग कौन लेगा? मैं डिसाइड कर रही हूँ अल्टीमेटली, रोनार्क को ये बोल रही हूँ कि ऑल्दो तुम्हें मैंने 10 करोड़ रुपए देकर के इन्वेस्टमेंट कराया है, कंपनी का 20% स्टेक वो होल्ड करता है, बट डिसीजन मेकिंग उसके पावर में नहीं है। जब भी कोई रेजोल्यूशन पास होगा वो पहले मेरे से परमिशन लेगा, हाँ बोलना है कि ना बोलना है। तो कंट्रोल किसको कर रही हूँ? रोनार्क को मैं कर रही हूँ। तो हु हैज़ द एक्चुअल कंट्रोल over the affairs of the company, to who are or have been able to control or materially influence the policy of the company, या फिर to determine who have or had financial interest in the shares of the company or who are or have been financial beneficial owners या significant beneficial owners of the company। आ गया ना नाम इनका, बेनिफिशियल ओनर एंड सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे कांड उनके थ्रू ही होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी पता लगाना है तो कौन सा सेक्शन का अट्रैक्शन आएगा? 200। अगर सिर्फ कंपनी के अफेयर्स का पता लगाना है, कंपनी में अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोई काम हो रहा है, या कंपनी के अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है, या कंपनी में कोई अनलॉफुल काम हो रहा है, तो सिर्फ डायरेक्टली कहाँ जाओ? 210 से या 213 के थ्रू जाओ। लेकिन जहां पे ओनरशिप, टाइटल, मेंबरशिप, इनके एग्जामिनेशन, कंट्रोल की बात की जा रही है तो 210 में नहीं जाते, 216 में जाते हैं। देन शैल बी गिवन, अगेन शैल बी गिवन, 210 याद आ गया। और 210 में जैसे बोला था शैल बी गिवन, यहां पे भी लिखा हुआ है शैल बी गिवन। और कब शैल बी गिवन होता है? जब, बिल्कुल सही बात है, व्हेन ऑर्डर इज पास बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया है, तब तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की औकात के बाहर की बात है। फिर तो उनको कंपल्सरीली, मैंडेटरली क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर इशू करना ही पड़ेगा। काय का ऑर्डर इशू करेंगे? और इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू कराएंगे? इंस्पेक्टर्स के थ्रू करेंगे। तो सेम बात, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट वन और मोर पर्सन्स टू एज इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट। समझ में आया सबको? 216 लैंग्वेज पढ़ दूँ इसकी, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। Where it appears to the CG that there is a reason to do so, it may appoint one or more inspectors to investigate and report on matters relating to the company membership for the purpose of determining the true persons। कौन से true persons? कौन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है कंपनी के सक्सेस या फेलियर। सेम लैंग्वेज हमने भी चार्ट में पढ़ ली। कंट्रोल और मटीरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। और तीसरा कौन सा था? फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज बेनिफिशियल ओनर और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। 3 बातें बोली ना, 3 बातें जल्दी बताओ। नंबर 1 इज कंपनी के ग्रोथ या डिप्रेशन से किसको इम्पैक्ट पड़ता है, कंट्रोल कौन करता है, और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर या फिर बेनिफिशियल ओनर कौन है वो। विदाउट प्रेजुडिस to its power under subsection 1, central government shall appoint one or more inspector under this subsection if tribunal in the course of any proceeding before it directs by an order that the affairs of the company ought to be investigated as regards the membership of the company and other matters relating to the company for the purposes specified under subsection 1। आया समझ में सबको? सबको क्लियर? 216
कोई परेशानी आ रही किसी के दिमाग में? तो 216 में किसकी बात करें? ओनरशिप की। 210 में किसकी बात की थी? अफेयर्स की। ठीक है। While appointing an inspector under subsection 1, the central government may define the scope of investigation. Obviously ये फॉर्मेलिटी है, बताना तो पड़ेगा ही कि कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन करेंगे. Whether as respects the matter or period to which it is to extend or otherwise, and in particular may limit the investigation to the matters connected with particular shares or debenture. तो पूरा गाइडेंस जो है सीजी से ही मिलेगा इंस्पेक्टर को कि किनका इन्वेस्टिगेशन करना है, किनके शेयर्स का इन्वेस्टिगेशन करना है, किस लिमिट तक इन्वेस्टिगेशन करना है, कितने पीरियड तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा. ईच एंड एवरी गाइडलाइन शैल बी गिवन बाय द सीजी ओनली. Subject to the terms of appointment of an inspector, his power shall extend to the investigation of any circumstances suggesting the existence of any arrangement or understanding which, though not legally binding, is or was observed or is likely to be observed in practice and which is relevant for the purpose of his investigation. एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आंसर देना. An inspector was appointed as investigating officer under section 216, and while investigating, that inspector demanded for personal email IDs of the members. Comment. बताओ, पर्सनल ईमेल आईडीज को चेक करना चाहता है, बताओ क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या वो पर्सनल ईमेल आईडीज ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन का पर्सनल मेल आईडी से क्या लेना देना, या फिर उसकी फेसबुक आईडी या फिर ये जो भी सोशल नेटवर्किंग है उससे क्या लेना देना है? क्या कुछ है? और वो अगर डिमांड करता है तो आप बाउंड हो को देने के लिए? बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि ओनरशिप के इन्वेस्टिगेशन से डायरेक्ट कनेक्टेड है नहीं वो, है ना, अदरवाइज भी कनेक्टेड नहीं है. तो जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट मांगता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो आप बाउंड होते हो देने के लिए. लेकिन जहाँ पर्सनल ऐसी चीज़ें जिसका कोई ऐसा लेना देना है नहीं ओनरशिप एंड टाइटल से, मेरी सोशल नेटवर्किंग से मेरी ओनरशिप को क्या लेना देना, मैं इंस्टा पे कौन सी पिक्चर्स अपलोड करती हूँ और कोई क्या नहीं करती हूँ, इससे क्या लेना देना ओनरशिप का? सिंपल सी बात है ना भाई. तो वहाँ पे इस तरह की ऊटपटांग डिमांड अगर वो करता है तो जो भी पर्सन है जिनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन हो वो बाउंड नहीं होते हैं प्रोवाइड करने के लिए. तो यहाँ पे कौन सा रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन ही डिमांडिंग की जा सकती है. 219 सेक्शन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. अभी हम लोगों ने 2 टाइप का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया है, अफेयर्स एंड ओनरशिप. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है किसी को यहाँ तक? ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सेक्शन 219 से जिसमें हम किसके बारे में, रिलेटेड कंपनी के अफेयर्स हैं, ये भी डिफरेंट टाइप का इन्वेस्टिगेशन है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.